हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका पाल मैथ्स एकेडमी पर। आज हम क्लास 10th के अनसॉल्व मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम यूपी बोर्ड, यूके बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड में जो क्वेश्चंस के लेवल होते हैं, जो वहाँ पर क्वेश्चंस के आने के पूरे चांसेस रहते हैं, उस चीज़ को भी देखेंगे। और इस जो मॉडल पेपर के लेक्चर को हम दो पार्ट में कवर करेंगे, जिसका लेक्चर 1 इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जिसमें हम सेक्शन ए और सेक्शन बी पेपर का कवर करने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपको अपने 10th क्लास की प्रिपरेशन, जो आपका मैथ्स का पेपर आने वाला है, वो किस लेवल के क्वेश्चंस को लेकर आएगा और उसके लेवल से आप कितनी प्रिपरेशन है, उस चीज़ का अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको इन मॉडल पेपर से भी पेपर में मिल जाएं, इसलिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप आने वाले मॉडल पेपर की पूरी सीरीज भी कर सकें। आपके साइंस के मॉडल पेपर भी यहीं पर सॉल्व कराने वाले हैं हम लोग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मॉडल पेपर की सीरीज का पहला क्वेश्चन पे अगर हम आज का मॉडल पेपर को देखेंगे, तो हमारा इसमें सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 0 और 5 है। ठीक है, तो इसने पहला क्वेश्चन दिया है कि हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 0 और 5 है। चलिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन नंबर 1। तो देखिए, द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, पहले उस चीज को लिख लेते हैं हम। द्विघात बहुपद का बहुपद का सामान्य रूप। ठीक है, तो ये हमने पढ़ रखा है द्विघात समीकरण में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, और इसको हम लेकर चलेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे आप लोग। और उसने हमें क्या दिया है, उसने दिया है कि शून्यों का योग 0 है और गुणनफल हमारा 5 है। तो सबसे पहले मान लेते हैं इसमें कि माना द्विघात बहुपद के शून्यक क्रमशः अल्फा एवं अल्फा व बीटा है। ठीक है, तो अल्फा बीटा हमने शून्यकों को इनको कंसीडर कर लिया है। अब क्या करते हैं, प्रश्नानुसार क्या दिया है उसने, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार उसने बोला है कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा हमारा होता क्या है, उस चैप्टर से हमने सीख रखा है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, ये शून्यकों का योग हो गया। और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है उसने हमें, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है उसने, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, सी अपॉन ए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा उसने दे रखा है। देखिए, अल्फा बीटा का मान 0 और 5 नहीं है। आप ये मानकर चलिए, आप ये समझ लीजिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो उसने शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल बोला है, वो अल्फा बीटा के मान नहीं है, वो शून्यकों का योग है। यानी कि वो 0 प्लस अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ रहा है, तो 0 आ रहा है उसका, माइनस बी अपॉन ए। ये 0 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं 0/1 लिखूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना क्वेश्चन में। तो माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और यहां से मेरे पास ए की वैल्यू आ गई 1 और बी की वैल्यू कितनी आ गई 0। बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 1। ठीक है, तो हम इसको लर्न कर देंगे। अब उसने शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, 5। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया था, 5 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, इस 5 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे, सी, और ए का मान यहां से रख लेंगे हम ए। तो हमारे पास सी का मान कितना आ जाएगा, 5। जब मैं 1 को 5 से ब्रज गुणा कर लूंगा तो 5 ही आ जाएगा। अब मेरे पास ए बी और सी के मान आ गए हैं। अब क्या करेंगे, ए बी व सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो इसके बाद समीकरण 1 में रखेंगे तो आपको द्विघात बहुपद जो वो बोल रहा है निकालने के लिए वो मिल जाएगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में आप ए की वैल्यू रख लिए, सबसे पहले 1x² तो ये x² ही आ जाएगा। b की वैल्यू आपकी कितनी है, 0, तो प्लस 0x प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 इज इक्वल टू 0। 0 वाला आप टर्म रख भी सकते हैं अपने पास और उसको हटा भी सकते हैं। तो x² प्लस 5 हमारा क्या आ गया, वो द्विघात बहुपद
आ गया है। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बहुत इजीली हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे बोला है कि एक जांच कीजिए कि द्विघात जांच कीजिए कि बहुपद के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है या नहीं है। ठीक है, तो हमें ये जांच करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2√3 इंटू एक्स माइनस 9, एक्स बराबर 3√3 और एक्स बराबर -√3 क्या है, इसका एक शून्यक है या नहीं है। अलग अलग बार इसको दो बार हमें चेक करना है। ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं। चलिए, उसने हमें द्विघात बहुपद दिया है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद उसने हमें क्या दिया है, उसने हमें द्विघात बहुपद दिया था एक्स स्क्वायर माइनस 2√3 इंटू एक्स माइनस 9, और x की वैल्यू उसने कौन कौन सी दी है मुझे, एक तो 3√3 दिया है, और दूसरी उसने x की वैल्यू दी है, x की वैल्यू माइनस का √3, और हमसे उसने चेक करने के लिए बोला है कि बताइए कि इसका x का ये मान और इसी x यहाँ पर ही x का दूसरा मान इसके शून्यक है या नहीं है। तो शून्यक बनने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि अगर किसी वैल्यू को अगर मैं बहुपद में रखूं और वो पूरा जीरो में बदल जाए तो वह उसका एक शून्यक होगा, और किसी और मान के साथ वो सॉल्व होकर आ रहा है तो वो उसका शून्यक नहीं होगा। तो चलिए रख देते हैं x बराबर 3√3 बहुपद में रखने पर तो रख दीजिए आप। x की वैल्यू क्या दे रखी है उसने, 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा 2√3 इंटू एक्स की वैल्यू 3√3 माइनस 9। ठीक है, अब हम यहाँ पर से जब इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये 3 का भी स्क्वायर हो गया और √3 का भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है, और 2 का उस नंबर के साथ गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे 6, और 3 का रूट वाले नंबर के साथ ही गुणा होगा तो ये कितना हो गया, 3 का स्क्वायर, यानी 3 दिया 9 होता, हमने उसको स्क्वायर में बना के लिख दिया है, -9। 3 का स्क्वायर 9 इंटू, क्योंकि दोनों गुणा में है और स्क्वायर से रूट कट गया तो कितना आ गया 3, माइनस यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कट गया तो ये कितना आ गया 6 गुणा 3 माइनस 9। ठीक है, यहाँ पर से 9 तिया 27, 6 तिया 18 माइनस 9, तो ये हमारे पास कितना आ गया 27, माइनस माइनस के दोनों नंबर जुड़ गए 27 ही आ गया, और यहाँ से कितना आ गया ये 0। तो आपके पास पहला तो ये जो मान दिया है x का वो तो उसका शून्यक आ चुका है। अब x बराबर माइनस का √3 भी रख लीजिए, √3 का मान बहुपद में रखने पर आप जब इसमें मान रखेंगे सब बहुपद उस पहले वाला ही रहेगा, तो आप एक्स स्क्वायर माइनस 2√3 इंटू एक्स माइनस 9 में x की वैल्यू क्या रख देंगे, माइनस का 3 और आपके पास उसकी वैल्यू सॉल्व होकर क्या आएगी, उसको देखेंगे कि ये 0 बन रहा है या नहीं बन रहा। माइनस का √3 माइनस का 9, तो यहाँ से माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, √3 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो आपके पास कितना आ गया 3। देखिए ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस से माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 2 गुणा 3 का 3, जब हम पहले की तरह स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और मेरे पास यहाँ पर से कितना आ जाएगा 3। ठीक है, और माइनस का 9, और 3 प्लस 2 तिया 6 माइनस का 9, दोनों प्लस के हैं तो 9 माइनस 9, और यहाँ से भी कितना आ गया 0 आ चुका है। ठीक है, अतः लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः x बराबर 3√3 व x बराबर -√3 बहुपद के या द्विघात बहुपद के शून्यक है। जहां पर भी आपसे पूछा होगा कि बताइए कि यहाँ इसका एक शून्यक है या नहीं है, वहां पर आपको क्या करना है, उस मानों को बहुपद में रख दीजिए, और वो पूरा सॉल्व होकर 0 बन रहा है तो वह उसका एक बहुपद है, अन्यथा वो बहुपद नहीं है। चलिए, इसमें हमारा एक क्वेश्चन फर्स्ट वाला रह गया है, उसको भी कर लेते हैं। पहले एक क्वेश्चन उसने हमें बोला था कि ये पहला ही क्वेश्चन था इसका, 798 के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखिए, कि 798 को किस में लिखना है, हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को पहले। चलिए, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखने के लिए हमें सिंपली कुछ नहीं करना है इसका, जहां पर भी अभाज्य गुणनखंड निकलने के लिए बोलेगा वो हमें सिर्फ उसका एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकालते समय हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मैं एलसीएम में जो नंबर लूं वो अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। जैसे कोई नंबर 4 से जा रहा है तो उसको 2 से ही काटेंगे, 4 से नहीं काटेंगे, क्योंकि 4 अभाज्य नंबर नहीं होता।
ऐसे ही 6 से कोई नंबर जा रहा है तो उसको 2 या 3 से कट कर लेंगे, 6 से नहीं करेंगे, क्योंकि उसने हमें क्या बोला है कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले 2 से इसको कर लीजिए डिवाइड, तो ये इतना आ जाएगा 2 3 6, एक बच गया, 2 नीम 18, एक फिर भी बच गया, 2 नीम 18, ठीक है, 2 3 6, एक बच गया है, 2 नीम 18, 19 में से 18 गया, एक बच गया, और 2 नीम 18। अब कितने कौन से नंबर से कटेगा, ये 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब बताइए 133 कौन किसके टेबल में आता है। आप एक चीज ध्यान रखिए कि आपको जब अभाज्य गुणनखंड वाले कुछ क्वेश्चन करने होते हैं तो आपको कम से कम 20 तक का टेबल तो आना सफिशियंट है, मतलब आना ही चाहिए, नेसेसरी कंडीशन है उसकी, ठीक है। तो ये 19 के टेबल का नंबर होता है 133, जो कितनी बार में जाता है, हमारा 7 बार में जाता है, ठीक है। तो 19 7 जा 133, और यहाँ से ये 7 1 जा 7, तो आपने 798 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में 2 इंटू 3 इंटू 19 इंटू 7 में इसको ब्रेक कर दिया है, और यही करने के लिए वो बोल रहा है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बस आपकी थोड़ी सी थिंकिंग ऑफ माइंड लगेगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को पढ़कर फिर डील करना है, और आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से वहां पर से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा है कि दी गई आकृति ABC एक समकोण त्रिभुज है, उसने एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, ये आप जो देख रहे हैं, और D BC का मध्य बिंदु है, जो D वाला पॉइंट है जो इसकी BC रेखा पर है वो इसका मध्य बिंदु है। तो हमें क्या दर्शाना है कि tan थीटा अपॉन tan फाई बराबर किसके है, 1/2 के बराबर है। तो कुछ चीजें बोल रखी है कि D मध्य बिंदु है BC का, और हमें सिद्ध क्या करना है कि tan थीटा अपॉन tan फाई इज इक्वल टू 1/2 आता है। तो चलिए देखते हैं इसको, क्वेश्चन को कैसे डील करना है। सबसे पहले इसमें लिखेंगे हम D मध्य बिंदु है BC का, तब आपके पास क्या आ जाएगा, जो आपका BC आ जाएगा, BC किसके बराबर आ जाएगा, 2BD के बराबर आ जाएगा, ये 2DC के बराबर आ जाएगा, क्योंकि जो पूरी लाइन है वो ऐसे ही दो हिस्सों से मिलकर बनी है, क्योंकि वो बोल रहा है कि D मध्य बिंदु है, तो हमने BC बराबर 2BD हमने क्या कर दिया, इसको अपने लिए निकाल के रख लिया। अब हम निकालते हैं इससे, सबसे पहले tan फाई निकाल लीजिए आप, कि फाई वाले कोण के लिए tan थीटा निकाल लीजिए या tan फाई निकाल लीजिए। tan क्या होता है हमारा, लंब बट्टे आधार, ठीक है। तो इस वाले फाई के लिए लंब हमारी कौन सी लाइन हो गई, AB, और आधार कौन सी लाइन हो गई, BD, ठीक है। उसके बाद आप tan थीटा निकाल लीजिए, tan थीटा यानी कि अब इस वाली लाइन को आप भूल जाएंगे, आपके लिए थीटा ये हो गया, लंब आपका AB आ गया, और आधार आपका BC आता, लेकिन हमने BC को क्या लिख दिया, 2, पहले हम BC को BC ही लिख लेते हैं, चलिए। और फिर उसके बाद क्या करना है, ABC को आप 2BD लिख लीजिए, जो आपने निकाल रखा है इस जगह पर, ठीक है। अब वो हमसे प्रूफ करने के लिए क्या बोल रहा है, वो हमसे प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि tan थीटा बट्टे tan फाई इज इक्वल टू 1/2 है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये हमें सिद्ध करना है, चलिए इसके अकॉर्डिंग हम अपनी वैल्यूज को पुट कर लेंगे, ठीक है। यानी कि हमें पहले tan थीटा की वैल्यू पुट करनी है। tan थीटा की वैल्यू कितनी आती है, हमने निकाल रखी, tan थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, AB बट्टे 2BD, ठीक है। और दूसरा हमारी जो tan फाई की वैल्यू है वो क्या है, AB बट्टे BD, ठीक है। अब आप एक चीज और समझ लीजिए यहाँ पर, जहां पर आपका क्वेश्चन वाला बट्टा लगता है, यानी हमने बट्टा कहाँ से करा, ये दोनों पहले से बट्टे में थे, हमने इसके बट्टे में नीचे वाले को रखना है, तो हमारा मेन वाला जो अपॉन है वो ये वाला है। तो यहाँ पर से क्या होता है, फर्स्ट का फोर्थ से मल्टीप्लाई और सेकंड का थर्ड से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर से लिख लीजिए इसको कि AB गुणा BD बट्टे 2BD गुणा AB, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, AB से AB कट हो जाएगा, BD से BD कट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा आपका 1 और नीचे क्या बचेगा आपका 2। तो आपका क्या आ गया यहाँ से, tan थीटा अपॉन tan फाई इज इक्वल टू 1/2, आपका ये सिद्ध हो गया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ से हमने फोर्थ क्वेश्चन इसका बहुत ही इजीली हमने कंडक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक बेलन और शंकु के आधार तथा ऊंचाइयां समान है। एक बेलन और शंकु के आधार तथा ऊंचाइयां क्या है,
समान है। इससे पहले हमारा जो 5th क्वेश्चन है उसको उसने मिसप्रिंट करके दे रखा है, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसलिए हम इस वाले क्वेश्चन को डील नहीं कर रहे हैं। हम 6th क्वेश्चन को देख रहे हैं इसके, कि एक बेलन और शंकु के आधार तथा ऊंचाइयां हमारी समान है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। कि एक बेलन है, ठीक है, और दूसरा क्या है हमारे पास, एक शंकु है। अब उसमें वो रिलेशन क्या दे रहा है कि इस बेलन और इस शंकु की आधार और ऊंचाइयां, अगर हम इसकी h मान लेते हैं ऊंचाई, तो इसकी भी ऊंचाई कितनी है हमारी, h। ठीक है, शंकु में दो तरीके की ऊंचाइयां होती हैं, एक तिर्यक ऊंचाई यानी ये वाली ऊंचाई, और एक ये वाली ऊंचाई। तो उसने इस वाली ऊंचाई को बोल रखा है, जब तक वो तिर्यक ऊंचाई नहीं बोलेगा तो इसी ऊंचाई को लेते हैं हम, और इसका आधार भी सेम है तो त्रिज्या भी सेम होगी। तो अगर इसकी त्रिज्या r है तो इसकी भी त्रिज्या क्या होगी, r होगी। तब चलिए कैसे करते हैं, इनके आयतनों का अनुपात निकालना है। जब भी हम अनुपात वाले क्वेश्चन करते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि उसने पहले कौन किसके लिए बोला है। तो यहाँ पे बेलन के लिए बोला है, तो पहले बेलन का आयतन, फिर शंकु का आयतन, फिर उनका अनुपात यानी कि उनका बट्टा कर देना है। तो इसमें लिख लेते हैं सबसे पहले कि माना बेलन की ऊंचाई कितनी मान ली, h मान ली, तब शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, h ही हो जाएगी। ठीक है, हमने बेलन की ऊंचाई को h माना, तो शंकु की ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, h ही हो जाएगी, क्योंकि ऊंचाई उनकी समान है। और क्या होगा, और बेलन की त्रिज्या, अगर हम r मान लेते हैं क्योंकि आधार एक जैसे हैं तो त्रिज्या भी समान आएगी, तो शंकु की त्रिज्या भी कितनी आ जाएगी, शंकु की त्रिज्या, तो इसकी भी कितनी आ जाएगी, r आ जाएगी। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है वो, प्रश्नानुसार करने के लिए बोल रहा है वो कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बट्टे शंकु का आयतन, यही तो करने के लिए बोल रहा है वो कि दोनों के आयतनों का अनुपात यानी बट्टा करो। तो बेलन का आयतन क्या होता है हमारा, बेलन का आयतन होता है हमारा पाई r स्क्वायर h। ठीक है, और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, हमारा ये आयतनों के सूत्र सही है नहीं सही है, आप देखेंगे एक बार कि हमारा बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो देखिए इसमें कुछ चीजें आपकी कट जाएंगी जो समान है, जैसे पाई से पाई कट हो गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट हो गया, और h से h कट हो गया, तो आपके पास क्या बचा, 1/3। तो ये अपॉन के अपॉन में है तो ये सबसे ऊपर की ओर चला जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, ऊपर 3 और नीचे 1, यानी आपका अनुपात कितना आ गया, 3:1। तो आप लिख देंगे इसमें बेलन का अनुपात बेलन का आयतन अनुपात शंकु का आयतन बराबर 3:1। ठीक है, तो इजीली हमारा यहाँ से इस क्वेश्चन को भी हमने बहुत इजीली फाइंड आउट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमसे बोल रहा है कि दी गई आकृति में दो संकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र O है और त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, और एक वाह बिंदु P से इन वृत्तों पर स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, तो PA और PB, यदि AP बराबर 12 है तो BP ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी थोड़ी सी मिस्टेक है, उसने प्रिंटिंग मिस्टेक दे रखी है, चित्र में उसने हमसे BP पूछा है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस के जो डायग्राम है उसने थोड़ी सी उसमें क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है, अलग दे रखा है। तो हम इसी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम डायग्राम वाली वैल्यूज को लेकर हम इसका बीपी वाला मान निकाल देंगे, क्योंकि जो लैंग्वेज है इस क्वेश्चन की वो उस हिसाब से डायग्राम नहीं है, लेकिन हम इसमें बीपी फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो बीपी फाइंड आउट कर देते हैं। बीपी कैसे फाइंड आउट होगा, तो देखिए आपके पास यहाँ पर लिखा है उसने बी पी ओ, ठीक है, और ऊपर लिखा है उसने ए। अब यहाँ पर से आपको बीपी निकालना है। आपके पास एक प्रमेय होती है, सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन का। एक प्रमेय क्या होती है आपके पास, जो आपका वृत्त वाले जो चैप्टर है वहां पर एक प्रमेय दी है कि बाहरी बिंदु से वृत्त के ऊपर खींची गई स्पर्श रेखा
वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। तो अगर ये लंब होगी तो ये जो कोण बना रही है, कोण जो बना रही है वो 90 डिग्री का होगा, और समकोण त्रिभुज बीपीओ में समकोण त्रिभुज बीपीओ में, ठीक है। यहाँ पे समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लिख जाएगी, क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आपके पास कर्ण क्या दिया है, कर्ण तो आपको निकालना है बीपी का स्क्वायर, ठीक है। आधार आपको दिया है उसने, कौन सा कितना आधार दिया है, देखिए सबसे पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि कोण में लंब कौन है, आधार कौन है। तो आपको कर्ण कुछ दे भी हो सकता है और हो सकता है उसने नहीं भी दिया हो। तो देखिए कोण आपके पास लंब ये है, ये इसका आधार है, और ये इसका क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो आपको कर्ण कितना दिया है, कर्ण दिया है उसने 13 का स्क्वायर हो जाएगा, और लंब कितना दिया है आपको उसने लंब दिया है 5 का स्क्वायर, और आधार उसने बीपी निकालने के लिए बोल रखा है। तो बीपी का स्क्वायर आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो बीपी हमने ऐसे लिख दिया है। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू बीपी स्क्वायर 169 माइनस कर दीजिए 25 को, बीपी का स्क्वायर, ठीक है। 169 में से जब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 5 गया हमारा, 4 बचा, और 6 में से 2 गया बचा 4, और यहाँ पर 4 आ गया। बीपी का स्क्वायर में 144 को क्या लिख सकता हूँ, 12 का स्क्वायर, क्योंकि वर्गमूल में मैंने निकाल लिया है इसको, और 12 का स्क्वायर इधर बीपी का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट कर लीजिए, आपके पास बीपी का मान कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो हमने जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने कुछ वैल्यू पूछी थी वो निकाल दी है। क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन की मिस्टेक को आपको ऑन द स्पॉट वो सही कराई जाएगी, और अगर आप सही नहीं भी कराई जाती है तो आप टीचर्स को इस चीज की कंप्लेन करेंगे कि आपकी टीचर की, आपके जो पेपर की लैंग्वेज है और डायग्राम है उस दोनों में क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। मैंने आपको ये क्वेश्चन इसलिए करा दिया कि हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में डिफरेंस भी दिया होगा और कोई समझ नहीं पाता है, तो आप उस चीज को ऑब्जेक्शन करेंगे कि भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है और डायग्राम ऐसा नहीं है। 2 संकेंद्रीय वृत्त बोले थे, लेकिन वृत्त एक ही दिया है। हो सकता जो हमारा सही जो हमारा डायग्राम था उसमें 2 वृत्त आने चाहिए थे, एक ही दिया था, फिर भी हमने बीपी निकाल दिया। किसकी हेल्प से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हमारा समकोण त्रिभुज में लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने हमें बोला है कि एक थैले में 4 लाल तथा 6 काली गेंदें हैं। कितनी गेंदें हैं, एक थैले में 4 लाल तथा 6 काली गेंदें हैं। थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। यादृच्छिक का मतलब होता है बिना देखे कोई सी भी वो आ सकती है उसके हाथ में, और एक काली गेंद निकलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी उसने थोड़ी सी मिस्टेक दी है, तो उस क्वेश्चन को भी डील नहीं कर रहे हैं। प्रिंटिंग मिस्टेक वो दे देता है अनसॉल्व पेपर में छापते समय, तो उस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है। क्वेश्चन हम ये वाला कर रहे हैं कि एक थैले में 4 लाल तथा 6 काली गेंदें हैं। तो चलिए करते हैं, यहाँ पर ही कर लेंगे इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन कर लेते हैं। छोटा क्वेश्चन है ये। थैले में लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या कितनी है, 4। थैले में काली गेंदों की संख्या कितनी है, 6। थैले में कुल गेंदों की संख्या कितनी हो गई, 6 + 4 कितनी हो गई हमारी, 10 हो गई। अब हमें प्रायिकता किसकी निकालनी है, वो कह रहा है कि थैले से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है और वो गेंद काली ही गेंद होगी, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो प्रायिकता हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें ब्लैक की, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी होती कितनी है, कुल अपेक्षित परिणाम, अपेक्षित परिणाम बट्टे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। कुल संभव परिणाम, देखिए कुल कितने परिणाम है थैले के अंदर, 10 परिणाम है, तो नीचे 10 आ गया। और हमें ब्लैक बॉल ही चाहिए, तो ब्लैक बॉल कितनी है हमारी, अब उसने कितनी गेंद के लिए बोला है कि 4 लाल 6 काली हैं, तो हमें कौन सी निकालनी है, काली गेंद निकालने की क्या प्रायिकता है, तो काली गेंद जितनी है ऊपर आ जाएगा उसका नंबर, 6/10 हो गया। इसको कट करके लिख देते हैं, 2 3 6 2 5 10। तो उसकी प्रायिकता कितनी है कि वो गेंद जो हो निकलने में काली ही निकलेगी, उसके कितने चांस हैं, 3/5,
ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन से आपको बहुत इजीली 4 मार्क्स देकर जाएगा, बस आपको थिंकिंग ऑफ माइंड लगाना है और क्वेश्चन आपका बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमसे बोल रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ संगत और असंगत बताना है। तो चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। और उससे पहले आप देखेंगे कि आपको समीकरण कौन कौन से दिए हैं उसने। 2x - 2y - 2 = 0 और 4x - 4y - 5 = 0। तो दो समीकरण है, इनसे A1/A2, B1/B2, C1/C2 निकालने के बाद सिर्फ आपको कंपैरिजन करना है कि वो संगत है या असंगत है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि संगत के लिए कंडीशन क्या होती है। संगत के लिए कंडीशन होती है A1/A2 अगर बराबर नहीं है B1/B2 के, तो ये भी संगत, ये संगत होता है। और A1/A2 बराबर है B1/B2 के और वो भी बराबर है C1/C2 के, तो ये कंडीशन भी किसकी होती है, ये भी संगत की कंडीशन होती है। असंगत की कौन सी कंडीशन होती है, लास्ट में नॉट इक्वल टू हो जाएगा। तो चलिए A1 निकाल लेते हैं क्वेश्चन से। A1 यानी x के गुणा में जो नंबर है वो हमारा A1 हो गया, इधर नीचे वाला जो x के गुणा में है वो हमारा A2 हो गया। ठीक है, B1 हमारा यहाँ से निकलेगा -2 और B2 कितना निकलेगा, -4। ठीक है, और C1 कितना निकलेगा हमारा, -2 और C2 कितना निकलेगा हमारा, -5। ठीक है, तो चलिए A1/A2 निकाल लेते हैं हम। A1/A2 यानी 2/4, A1/A2 2/4 आ गया, इसको कट कर लिया 1/2 हो गया ये। फिर हमने B1/B2 निकाल लिया, -2/-4, माइनस से माइनस कट हो गया, ये भी 1/2 हो गया। और C1/C2 निकाल लिया हमने, कितना आ गया, -2/5, माइनस का इस माइनस से इस माइनस को कट कर लिया तो ये 2/5 आ गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपकी कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई हो रही है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के और जो बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ये हमारे कैसी कंडीशन आ गई है, असंगत, असंगत, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन को डील कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे बोला है कि त्रिकोणमिति तालिकाओं के प्रयोग के बिना, कि हमें इसके मान नहीं रखने हैं, उसके प्रयोग के बिना ही हमें निम्न का मान ज्ञात करना है। और हमने सिर्फ इसके जो सूत्र हैं उनकी हेल्प से इसको सॉल्व करना है। और इनके मान जैसे हमारी cos 60, 90 और 45 जैसे जो मान होते हैं उनका यूज नहीं करना उसने मना किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में दिया है उसने sin 25 cos 65 प्लस cos 25 sin 65 प्लस sin स्क्वायर 25 प्लस sin स्क्वायर 25। ठीक है, तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्वेश्चन करने के लिए चलिए इसको कर लेते हैं। sin 25 को हमने ऐसे ही छोड़ते हैं, cos 65 को हम थोड़ा सा अपनी ओर से किस तरीके से लिख लेंगे, 90 - 25, तो हमारा cos 65 ही आ जाएगा। ऐसे ही cos 25 तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। साइन 65 को क्या लिख लेते हैं, 19 - 25 और लास्ट के साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 25। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन में करेक्शन कर लेंगे कि यहाँ पर साइन स्क्वायर 25 नहीं है, यहाँ पर उसने बोला है कि कॉस स्क्वायर 25 है। ठीक है, कॉस स्क्वायर 25। तो चलिए इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा, क्या होता है हमारा, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, जहां पर भी साइन 90 माइनस कुछ भी कोण लिखा हो तो पीछे वाले कोण के मान के साथ कॉस आ जाता है और सेम तरीके से नीचे साइन आ जाता है। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन में ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। चलिए कर देते हैं इसको। साइन 25 कॉस 90 माइनस थीटा हमारा साइन थीटा होता है और थीटा की जगह 25 है, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, आगे वाला ऐसे ही आ गया, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो थीटा की जगह हमारे पास 25 ही है, प्लस साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25। ठीक है, साइन स्क्वायर 25 और साइन स्क्वायर साइन 25 कितना हो गया, साइन स्क्वायर 25 प्लस ऐसे यहाँ पर कॉस स्क्वायर 25 प्लस
साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25। ठीक है, साइन स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर 25 2 साइन स्क्वायर 25 हो गया, प्लस ऐसे ही 2 कॉस स्क्वायर 25 यहाँ से आ गया। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए आप, आपके पास अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25। और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाले फॉर्मूले से आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा इस पूरी की जगह, और हमारा आंसर कितना आ गया इसका 2। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ थिंकिंग ऑफ माइंड और फॉर्मूलेस को लगाना है और आपके क्वेश्चन आराम से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें बोला है कि k का मान ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु 2,3 k,6 और 3,2 संरेख हो। तो 7th एक्सरसाइज जो है हमारी पार्ट 7 जो मैथ्स का है उसका क्वेश्चन है ये। और ये कैसे निकलेगा, हमें क्या प्रूफ करना है, k का मान ज्ञात करना है यदि तीनों बिंदु संरेख हो। तो संरेख वाली कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या होता है, जब मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता हूं और अगर वो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो, 0 हो, तो क्या होगा, तीनों बिंदु संरेख होंगे। देखिए तीनों बिंदु अगर एक ही लाइन में है तो ये किसी त्रिभुज का निर्माण नहीं करेंगे और त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान क्या हो जाएगा, 0। जब संरेख है तो एक ही लाइन में है, कोई त्रिभुज बना ही नहीं रहे। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अगर ये संरेख है तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 0, और इनके जो बिंदु दिए हैं उसी की हेल्प से हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने का प्रयास करेंगे, और आना कितना है उसको 0, क्योंकि क्या है, संरेख है। तो इसके जो बिंदु हैं इसको हम क्या मान लेते हैं, सबसे पहले इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको हम x3 y3 मान लेते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो कोऑर्डिनेट वाला जो फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने का, उसी को यूज करेंगे और क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा। तो 0 यहाँ पर लिख लेते हैं बाईं तरफ, अपने बाईं तरफ को, और दाईं ओर को जो इसने फॉर्मूला दिया है उसमें इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो x1 का मान कितना है हमारा 2, y2 का मान कितना है 6, माइनस y3 का मान कितना है 2, प्लस x2 का मान कितना है हमारा k, y3 का मान कितना है हमारा 2, माइनस y1 का मान कितना है हमारा 3। ठीक है, x3 का मान कितना है 3, y1 का मान कितना है हमारा 3, और y2 का मान कितना है हमारा 6। ठीक है, तो हमने वैल्यू पुट कर ली है 1/2। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, 6 में से 2 माइनस हुआ 4, माइनस 4 बचा, और 4 2 जा 8, 6 में से 2 गया 4, 4 दूनी 8, प्लस देखिए 2 में से 3 गया, माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 का k से गुणा होगा तो माइनस का k आ जाएगा। और लास्ट वाले में भी हम ऐसे ही करेंगे, 3 में से 6 यानी कि 6 में से 3 गया माइनस 3, 3 3 9, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 9 इक्वल टू 0। ठीक है, 1/2 8 माइनस k माइनस 9, और इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे हम नीचे की तरफ को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 8 माइनस का 1 माइनस का k। ठीक है, 0 के साथ 2 का मल्टीप्लाई होगा तो आपका ये 0 बन गया, और आपके पास क्या बचा, माइनस का 1 माइनस का k। और जब हम k को उधर की साइड को लेके जाएंगे तो 0 के साथ प्लस में हो जाएगा, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k इक्वल टू -1। तो k के किस मान के लिए तीनों बिंदु संरेखीय हैं, कि कौन सा मान आएगा k का, -1। अगर मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो ये पूरे क्षेत्रफल को क्या बना देंगे, 0 बना देंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन भी डील हो गया है। आपके वो क्वेश्चंस को मैंने मिस करवा दिया है जो क्वेश्चंस के अंदर उसने प्रिंटिंग मिस्टेक दी है, उन क्वेश्चंस को उसने कंप्लीटली नहीं उसने प्रिंट किया है। तो उन क्वेश्चंस को भी हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में उसको ठीक करके हम उसको भी करवाएं। और नेक्स्ट वीडियो में जो आपके जो सेकंड लेक्चर आने वाला है उस लेक्चर के अंदर सेक्शन सी भी कंप्लीट कराने वाले हैं हम, तो इसलिए आप चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। कार्ड में 5 से 50 तक की संख्याएं अंकित हैं, एक बक्से में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया गया है। बक्से में से एक कार्ड यादृच्छिया निकाला गया है। निम्न आने की क्या प्रायिकता है कि 10 से छोटी एक अभाज्य संख्या ही आएगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या भी ही आएगी। और अथवा में भी एक दूसरा क्वेश्चन दिया है। तो पहले इसका 15th क्वेश्चन जो है हमारा उसको डील करते हैं। मैं आपको शॉर्ट तरीके से इसको बताऊंगा क्योंकि मैंने गेंद वाला क्वेश्चन आपको बता रखा है, उसी तरीके से आप इसकी लैंग्वेज बना लेंगे कि कार्ड
बक्से में कार्ड कितने हैं, कहाँ से कहाँ तक हैं, वो सारी चीजें आप क्वेश्चन में लिख लेंगे। तो आप देखिए 5 से लेके 50 तक की संख्याएं कार्ड में अंकित है, ठीक है। तो कार्डों की कुल संख्या कितनी हो गई, कार्डों की कुल संख्या कितनी आ गई मेरी 45, ठीक है। 45 कार्ड है, क्योंकि बक्से के अंदर 5 से स्टार्ट किया है उसने कार्ड में, 5 से 50 तक की संख्या है, ठीक है। तो एक बक्से में अच्छी तरीके से मिला दिया गया है। तो क्या आने की प्रायिकता, 10 से छोटी एक अभाज्य संख्या है। तो 5 से 10 के बीच में 10 से छोटी अभाज्य संख्या, 5 से 10 के बीच 10 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, एक तो 5, दूसरी 7 और तीसरी 9 नहीं होती, 8 नहीं होती और 10 हमने लेना नहीं है। तो कुल कितनी संख्याएं आ गई, 2 संख्याएं, ठीक है। तो प्रायिकता कैसे निकल जाएगी इसकी, बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी प्रायिकता को। कुल परिणाम आपके पास कितने आ सकते हैं, 5 से 10 के बीच वाले 2 परिणाम। कुल कार्ड कितने हैं हमारे 45, तो इसका पहले का आंसर कितना आ गया 2/45, ठीक है। और दूसरी के लिए क्या बोला, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। अच्छा, पूर्ण वर्ग संख्या हमें ये देखना पड़ेगा 5 से 45 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी होती है। तो 5 से 50 के बीच पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं वो संख्याएं जिनका वर्गमूल निकल जाता है उनको पूर्ण वर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं हमारी कौन कौन सी होती है 5 से 50 के बीच में, देखिए 2 दूनी 4, 3 तिया 9, तो पहली तो हमारी 9 पूर्ण वर्ग है। फिर 10 नहीं होती, 10 का वर्गमूल नहीं निकलता। ऐसी 12, 15, 18, 20, 22, 25 का निकल जाता है, तो 25 भी हमारी पूर्ण वर्ग है। फिर 36, 30 और ये सबके बीच में एक 36 पूर्ण वर्ग है, और 7 7 49 भी पूर्ण वर्ग है। तो हम 1 से 9 तक का चेक कर लेते हैं। 4 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चक्को 16, 5 पंजे 25, 6 छक 36, 7 7 49, 8 8 64, तो 50 से ज्यादा जा रही है। तो कुल पूर्ण वर्ग कितनी संख्या है, 1 2 3 4, कितनी संख्या है, 4 संख्याएं। और अच्छा, प्रायिकता निकालेंगे तो प्रायिकता, कुल कितने कार्ड है हमारे पास 45, पूर्ण वर्ग संख्याओं वाले कितने कार्ड आ सकते हैं उसमें, 4 कार्ड। तो 4/45 इसकी दूसरी की प्रायिकता हमारी बहुत ही इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का, हम इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं हम। देखिए आखिरी क्वेश्चन दे रहा है ये, और ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट भी हो रहा है हर आपकी बोर्ड परीक्षा में 2009, 2012, 2017 इन सभी पेपर्स में ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से, और बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, एक पासे को फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है। तो पहली एक अभाज्य संख्या और एक विषम संख्या, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसमें, पासे में प्राप्त कुल संख्या है, इसमें लिख लेते हैं हम, पासे में प्राप्त कुल संख्याएं। देखिए 1 2 3 4 5 6, कुल संख्याएं कितनी होती है 6, 1 से लेके 6 तक, ठीक है। अब पहले रिजल्ट में बोल रहा है कि एक अभाज्य संख्या हो पासे से प्राप्त, अगर वो पासे को प्राप्त देख रहा है, तो पासे में कुल अभाज्य संख्या है, पासे में कुल अभाज्य संख्या है। तो कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती है पासे में, अभाज्य संख्या हम 2 से लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। 2 भी आ सकती है, अच्छा 3 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है, अगर 1 को इंक्लूड कर ले 1 भी आ सकता है, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो सकती है, हमारी प्रायिकता क्या हो सकती है, कुल रिजल्ट, कुल परिणाम हमारे कितने हैं 6, और अभाज्य संख्या कितनी है 4, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो कितना आ गया हमारा प्रायिकता 2/3। और पासे में कुल विषम संख्याएं के लिए पूछ रहा है वो, तो पासे में कुल विषम संख्या है, पासे में कुल विषम संख्या देखिए 2, 1, 3 और 5, ये चारों ही विषम होती हैं। तो 4 हमारी विषम संख्याएं हैं, ठीक है। और 4 विषम संख्याएं, देखिए इससे पहले वाले रिजल्ट में हो सकता है उसने 1 को इंक्लूड ना किया हो, तो हमारा रिजल्ट कितना आ सकता है 2/3 तो आ ही सकता है। इसका रिजल्ट हमारा 6, और ऊपर कितनी संख्या ले सकता है वो 2 3 5, तो 3, तो आपका यहाँ पर 1/2 भी आ सकता है, ठीक है। तो आप दोनों रिजल्ट कर कर आएंगे बोर्ड परीक्षा में। और दूसरा हमारा कुल विषम संख्या 4 है, तो 4 हमारी विषम संख्या है, और कुल रिजल्ट हमारे 6, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इसको कट करेंगे तो 2/3 आ जाएगा।
तो यहाँ से हमारा रिजल्ट कितना आ गया, विषम संख्याओं को प्राप्त होने की प्रायिकता 2/3 और अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 2/3 या 1/2। तो आज हमने पहले मॉडल पेपर का फर्स्ट सेक्शन ए और बी कंप्लीट कर लिया है। कुछ क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक थी हमने उसको छोड़ दिया है। आई होप सो कि उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे उसको, क्वेश्चंस को ठीक करने के बाद। तो पाल मैथ्स एकेडमी के साथ आप लगातार जुड़े रहिएगा। आगे मॉडल पेपर्स की बहुत बड़ी सीरीज आने वाली है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी सीरीज आने वाली है, जिससे आपको लास्ट ईयर की तरह बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। जो जैसे मैंने लास्ट ईयर आपको बहुत सारे पेपर्स कराए थे और मोस्टली क्वेश्चंस आपको वहीं से मिले थे, तो वहां से क्वेश्चंस भी करवाएंगे हम। और क्लास 11-12 का भी आपको क्वेश्चन और मॉडल पेपर की सीरीज आ रही है, इसलिए पाल मैथ्स एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल के साथ जुड़ने के लिए थैंक यू।